Good evening, everyone, and welcome to this exciting and insightful webinar on principles of food processing and preservation. We're delighted to have such an enthusiastic audience joining us for this learning opportunity. It is my privilege to introduce our speaker for tonight, Mr. Muhammad Yahya Babu, a talented and inspiring figure in the field of food science and technology. Currently pursuing his education at Sir Syed University, he has already achieved remarkable milestones in advancing food safety and sustainability. As a former GFS management training and scholarship recipient, Mr. Babar has conducted awareness programs that reached over 120 attendees across Pakistan, Sri Lanka, and the UAE. His areas of expertise include clean label products, AI in food, and precision nutrition. Beyond his academic accomplishments, he is developing IoT-based precision agriculture software, aligning with sustainable development goals to ensure a bright and healthy future for all. Mr. Babar holds certification in food safety from the UK and Australia, as well as HACCP standards, and serves as a youth ambassador for the Singh Food Authority. Tonight, he will share his expertise on food processing and preservation, helping us understand the key principles and innovative approaches in this vital area of the food industry. During the session, if you have any query, please feel free to ask in the chat box, or you may take the permission from the host to unmute yourself. So tonight, please let me ask Mr. Muhammad Yahya Babar to continue the session. Over to you, sir. Thank you, Ma'am Mariam. Assalamu alaikum. This is me, Abawar, signing in. First of all, please tell me that if I'm audible and if my screen is visible. Yes, sir, you are audible and your screen is visible. Thank you. Okay, so we should proceed. अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो बेसिकली हम फूड को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं अपने, और उसमें हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को इंशाल्लाह देखेंगे जो नेसेसरी होते हैं कि हम किस तरीके से कौन से प्रिंसिपल्स को अगर हम मद्देनज़र रखें, उनको अगर हम देखें, उनके तहत हम अगर काम करें तो हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं और उसकी शेफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से हम अपने खाने की मार्केट वैल्यू वगैरह और फर्दर चीज़ों को बढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस सेशन के बारे में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। कुछ भी आप लोग के अगर सवालात हों तो यूर फ्री टू आस्क। इंशाल्लाह आप लोग चैट बॉक्स में कर लीजिएगा, नहीं तो एंड में मैं अपना ईमेल एड्रेस शेयर करूँगा, आप लोग ईमेल कर सकते हैं, और उस पे फिर इंशाल्लाह हम सवालात लेंगे। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन इंशाल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जो चीज़ें कवर करने वाले हैं उसका एक मजमूई सा एक बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन होती क्या है, इंट्रोडक्शन उसका लेंगे, उससे जान पहचान करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके गोल्स क्या होते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। चार प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, और भी हो सकते हैं लेकिन कुछ बेसिक बेसिक से प्रिंसिपल्स की बात होगी, क्योंकि इस सेशन का स्कोप ज़्यादातर वो ऑडियंस है जिसको फूड के बारे में थोड़ी सी जान पहचान करने का शौक़ है, कुछ इंटरेस्ट इधर डेवलप हुआ है। इससे पहले उन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं की है, कोई फॉर्मली उन्होंने एजुकेशन नहीं ली है, तो उन लोगों के लिए है। या फिर जो लोग अपना मिड करियर पैथ में हैं, दे आर इन देयर फोर्टीज़, और वो स्विच करना चाह रहे हैं कुछ, या कोई लोग वो लोग जो अभी पढ़ रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन एज अ सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में, उनके लिए कुछ रिफ्रेशर सा कोर्स। तो इस तरीके के बेसिकली ये इसका बहुत बेसिक बेसिक सा हम यहाँ पे आउटलाइन जो है उसको कवर करेंगे। तो चार प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक पहला वाला है ऑटोलिसिस, दूसरा माइक्रोबियल, तीसरा पेस्ट, और फोर्थ प्रिंसिपल होगा फिजिकल। नाम से बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही होंगी क्योंकि ये आसान आसान से प्रिंसिपल्स हैं। इंशाल्लाह इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन टू फूड प्रिजर्वेशन। अगर हम बात करते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है, फूड प्रिजर्वेशन इज द साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग फूड स्पॉइलेज और डिके टू मेंटेन नंबर वन इट्स सेफ्टी, नंबर टू क्वालिटी, नंबर थ्री एडेबिलिटी फॉर फॉर फ्यूचर यूज। तो बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन क्या है? फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी साइंस है क्योंकि हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और इस तरह से क्वालिटेटिव होता है ये सब।
तो ये एक साइंस है। फूड प्रिजर्वेशन एक साइंस है। किस चीज़ की साइंस है? कि हम फूड को किस तरह बचा सकते हैं, अपने डिके से, स्पॉइलेज से, ख़राब होने से किस तरह बचा सकते हैं, और उसकी सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बरकरार रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और एडेबिलिटी यानी यूजेज के लिए हम फर्दर उसको कितनी तौर से बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है हमारी फूड प्रिजर्वेशन की एक आसान सी डेफिनेशन। इसमें की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं जिनको हमें देखते हुए काम करना होता है, जिनको देखते हुए प्रिजर्वेशन टेक्निक्स लगानी होती हैं? एक तो ये होता है कि हम कलर को मेंटेन करें, टेक्सचर, फ्लेवर, न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करें। तो ये कुछ इसके की एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या हो रहा है, एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि द यूज़ ऑफ वैक्यूम सीलिंग फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अगर हम वैक्यूम सीलिंग कर देते हैं, अंदर से किसी भी फूड को पैकेज कर रहे हैं, उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल लिया, तो उसमें ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी या ऑक्सीजन की वजह से होने वाले ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस वो नहीं होंगे जो हमारे फूड को हार्म कर सकते थे, स्पॉइल कर सकते थे। हमने वैक्यूम कर लिया, उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली, तो उसकी स्टोरेज के लिए शेल्फ लाइफ वगैरह उसकी बढ़ गई, वो लॉन्ग टर्म स्टोर हो रहा है। तो ये हो गई इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल। दूसरी होम एग्जाम्पल, मैंने कोशिश की है कि हमेशा की तरह प्रैग्मेटिक रखने की कोशिश की है। होम एग्जाम्पल भी दी है इसलिए ताकि आप लोग और हम लोग जो हैं इसको रिलेट कर सकें। फ्रीजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रीजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, इनका हमारे घर में काम क्या है? ये इसलिए है ताकि हमारा खाना लंबे अरसे तक चल सके, प्रिजर्व रहे, और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, और वो ज़्यादा दिनों तक चले। तो ये एक हमारे आंखों देखी बिल्कुल सामने की एग्जाम्पल है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के? सबसे पहला कि शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाए फूड की। नंबर टू, क्वालिटी को बरकरार रखा जाए या बेहतर किया जाए। क्वालिटी में हम क्वालिटी पैरामीटर्स जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं कलर, टेक्सचर, फ्लेवर, न्यूट्रिशन। ये वो चीज़ें हैं जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस या कंज्यूमर की एक्सेप्टेबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इंक्रीज फूड सप्लाई एंड रिड्यूस वेस्टेज। बेसिकली अगर हम फूड को प्रिजर्व कर सकेंगे तो ही तो हम उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। अगर हम उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं, वेस्ट होने से बचा लिया, तो हमारी फूड सप्लाई बढ़ गई। ठीक है जी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फूड सप्लाई हमारी इस्तेमाल हो रही है सही जगह पे, हम उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको अपने कामों में लगा रहे हैं, उसकी फूड सप्लाई सही जगह यूज़ हो रही है, तो उसका वेस्ट कम होगा। लेकिन अगर उसका वेस्ट ज़्यादा हो गया तो फूड हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। और चूंकि हमारी मार्केट डिमांड भी ज़्यादा है तो हमें ज़रूरी है, नेसेसरी है कि हम फूड को प्रिजर्व करें। इसके अलावा नंबर फोर्थ पॉइंट है कि जो सीजनल फूड्स हैं उनको ईयर राउंड अवेलेबल रखना। इस तरह से कि जैसे हमने बात की थी कि बेरीज वगैरह जो होती हैं, बेरीज को अगर आप देखें तो वो ज़्यादातर विंटर सीजन में जो है वो आती हैं, लेकिन हमें ईयर लॉन्ग जो है वो अवेलेबल होती हैं अगर हम उसको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रखते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से वो हमें पूरा साल अवेलेबल होती हैं। एग्जाम्पल्स, इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आती है कैनिंग ऑफ सीजनल फ्रूट्स। बेसिकली कैनिंग हम कर देते हैं, कैंस इसलिए कर देते हैं ताकि कोई भी ना अंदर का एटमॉस्फेयर बाहर एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट हो, ना एक्सटर्नल फैक्टर्स अंदर इफेक्ट कर सके, ना अंदर की हवा बाहर जाए, ना बाहर की हवा अंदर आए। बेसिकली इसलिए होता है, बैरियर होता है। ठीक है, कैनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि एक बैरियर हो जाए। और जब बैरियर हो जाता है तो अंदर हमने एक खास एटमॉस्फेयर दिया होता है, वो मेंटेन रहता है। वो ऑप्टिमल कंडीशंस होती हैं उस फ्रूट के लिए, पर्टिकुलर फ्रूट के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस होती हैं उस कैन के अंदर, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो ख़राब नहीं होता। ठीक है जी। इसी तरह जैम मेकिंग में हम देखते हैं कि जैसे मिक्स फ्रूट जैम है, उसमें मैंगो, एप्पल, बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। अब मैंगो को अगर देखा जाए तो वो गर्मियों का फल है, ठीक है, लेकिन मिक्स फ्रूट जैम हमें अभी भी मिल रही है सर्दियों में। तो ये क्यों है? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेशन टेक्निक्स लगी हुई हैं, प्रिजर्वेटिव्स, कुछ केमिकल मतलब सिंथेटिक डले हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिक हैं। इसी तरह से हमने जैसे एग्जाम्पल की बात की जैम की, तो उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ईयर राउंड हमें वो चीज़ मिले। इसी तरह मैंने कैनिंग के बारे में आपको बताया था कि कैनिंग का मेन मकसद ये है कि ना अंदर का एटमॉस्फेयर बाहर जाए और ना बाहर का एटमॉस्फेयर अंदर आए। जो हम चाह रहे हैं बस ऑप्टिमल एनवायरनमेंट जो है उस फ्रूट के लिए वो मेंटेन रहे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे फूड प्रिजर्वेशन के। सबसे पहला क्या था? शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना, क्वालिटी को इंश्योर करना, मतलब उसमें वही सारे फैक्टर्स जो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस को जो है ना अफेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, फूड सप्लाई को जो है इंक्रीज करना, वेस्ट को रिड्यूस करना, और जो सीजनल फूड्स हैं उसको ईयर राउंड अवेलेबल रखना, लोगों की रीच में हो।
अच्छा जी, अब हम आते हैं नंबर वन प्रिंसिपल पे, प्रिवेंटिंग ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस बेसिकली क्या होता है? ऑटोलिसिस बेसिकली ये होता है कि कुछ भी, अगर आपके फूड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्टिव केमिकल कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में रिएक्ट कर जाएं तो खाने को ख़राब कर देंगे, या इंजाइम्स हैं वो आपस में अगर उनको ऑप्टिमल कंडीशंस मिल गई तो वो रिएक्ट कर जाएंगे और हमारे खाने को ख़राब कर सकते हैं। तो ऑटोलिसिस इज डिलेड बाय डिस्ट्रॉइंग और इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स एंड कंट्रोलिंग रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, ये वही बात है। मेथड्स किस किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो है हमारा हीट ट्रीटमेंट, जिसमें ब्लांचिंग या पेस्चराइजेशन आ जाती है। ब्लांचिंग पेस्चराइजेशन बेसिकली ऐसे टेम्परेचर्स होते हैं, हीट टेम्परेचर्स, जिसके थ्रू हमारा एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर से ये फ़ायदा होता है कि जैसे एंजाइम की बात हो रही है ना यहाँ पे, एंजाइम एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही जो है वो काम कर सकता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स हैं वो 37 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर उसको दे देंगे तो भी वो डीनेचर हो जाएगा, जैसे हमने हीट ट्रीटमेंट में पढ़ा। अगर हम उसके ऑप्टिमल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर देंगे तब भी वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए प्रॉपर स्टोरेज अगर हम करेंगे तो उससे भी हम ऑटोलिसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इनहिबिटर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम जो है हमारे खाने में से ऑटोलिसिस होने को बचा सकते हैं। जो हम रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी को कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम देखें तो ब्लांचिंग होती है, ब्लांचिंग ऑफ वेजिटेबल्स बिफोर फ्रीजिंग। ब्लांचिंग बेसिकली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और उस पे इसको समझ लें कि बॉईल किया जाता है वाटर के थ्रू। और एक हाई टेम्परेचर होता है ये, अराउंड 60 से 73 के दरमियान होता है। फ्रूट फ्रूट पे डिपेंड करता है वैसे, फ्रूट और वेजिटेबल का वेरी करता है। और मेन मकसद ब्लांचिंग का ये होता है कि एंजाइम्स को डीएक्टिवेट किया जाए और ऑटोलिसिस को प्रिवेंट किया जाए। तो ये एक इंडस्ट्रियल लेवल की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि होम एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, स्टोरिंग कट फ्रूट्स इन एसिडिक सॉल्यूशंस। बेसिकली अगर हम एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो भी हमारे फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में ऑप्टिमली काम नहीं कर सकते, तो हम उनको एसिडिक एनवायरनमेंट देते हैं तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा प्रिंसिपल नंबर टू, प्रिवेंटिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज। बेसिकली माइक्रोब्स हमारे खाने को स्पॉइल कर सकते हैं। ठीक है। तो इनको, इनसे बचने की क्या तरीक़ेकार हैं, मेथड्स कुछ लिखे हैं। मेरा ख्याल है माइक्रोबियल स्पॉइलेज को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बेसिकली कुछ बेनिफिशियल होते हैं कुछ हार्मफुल होते हैं, तो हमें हार्मफुल वालों से बचने की कोशिश करनी होती है। ठीक है जी। तो जो जरासीम है उनसे बचना है। तो हमारे पास मेथड्स क्या क्या है? सबसे पहला मेथड है प्रोहिबिट माइक्रोबियल एंट्री, यानी उनकी एंट्री होने से ही बचाएं। ठीक है, टेक्निक्स इंशाल्लाह आगे आ जाएंगी। सबसे पहला मेथड ये है कि उनकी माइक्रोब्स की एंट्री से ही बचा लें। नंबर टू, रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स। अगर वो अंदर आ ही गए हैं तो उनको रिमूव किया जाए। तीसरा पॉइंट, कि हिंडर दी ग्रोथ एंड एक्टिविटी। अगर वो आ गए हैं और वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, फैल रहे हैं, तो उनको कम से कम कम करने की कोशिश की जाए। और कम करने से ज़्यादा हम क्या चाह रहे हैं कि उनको डिस्ट्रॉय करें, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स नहीं हो। ठीक है जी। पहली कोशिश ये है कि वो माइक्रोब्स हमारे खाने में आए ही नहीं, नंबर वन। नंबर टू, आ गए हैं तो उसको रिमूव किया जाए। ठीक है। नंबर थ्री, अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको कम से कम सप्रेस करने की कोशिश की जाए। और नंबर फोर, इस हद तक सप्रेस किया जाए कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, माइक्रोब्स हमारे फूड से ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो पैथोजेनिक है नेचर। वो हमारे लिए मसले कॉज करेंगे, हमारे लिए नेगेटिविटी का बायस बनेंगे, हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, पैथोजेनिक हो सकते हैं, तो हमें इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करना है। टेक्निक्स क्या है भाई? स्ट्रिक्ट हाइजीन, फिल्ट्रेशन, रेफ्रिजरेशन, प्रिजर्वेटिव्स और हीट ट्रीटमेंट्स। बेसिकली हाइजीन का अगर हम स्ट्रिक्ट ख्याल रखेंगे, सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, और एक प्रॉपर, अगर आप कह लें स्केजुलिंग के थ्रू हम क्लीनिंग वगैरह करवाएं अपनी फैसिलिटी की, अपने किचन्स की, और इस तरह से, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसी तरह रेफ्रिजरेशन, बेसिकली अगर किसी रेफ्रिजरेशन से मुराद ये है कि माइक्रोब्स का एक जो है ना वो डेंजर जोन में बहुत अच्छे काम करते हैं। अगर इनको आप 5 डिग्री या 6 डिग्री से कम टेम्परेचर देंगे तो ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए रेफ्रिजरेशन की बात हुई है।
हीट ट्रीटमेंट्स की बात हुई है। हीट ट्रीटमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, 70 से ऊपर अगर आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर आप हीट देंगे तो माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट। सही है जी। तो माइक्रोब्स आपके इनएक्टिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो प्रिजर्वेटिव्स में कुछ इस तरह से सिलसिला होता है कि आप प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं तो वो कोई ना कोई उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है जिससे वो हमारे माइक्रोब्स को सप्रेस कर देते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स आ रही हैं इंडस्ट्रियल में, अगर हम देखें तो पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। होम में अगर हम देखें, फर्मेंटिंग पिकल्स विद सॉल्ट एंड विनेगर। अच्छा जी, पेस्चराइजेशन देख लेते हैं सबसे पहले। पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा जाए तो रैपिड हीटिंग और रैपिड कूलिंग का फलसफा होता है इसमें। और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ज़्यादातर इस पैरामीटर पे, हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम, इस पे जो है वो हीटिंग दी जाती है और इस फलसफे पे जो है वो पेस्चराइजेशन की जाती है। पेस्चराइजेशन क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट है, हीट दी जाती है तेज, और उसके बाद रैपिड रैपिड हीटिंग, उसके बाद रैपिड कूलिंग। क्यों? ताकि माइक्रोब्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएं। इसके अलावा अगर हम घर की एक मिसाल ले लेते हैं कि जो हमारे पास अचार वगैरह होता है ये हमारे पास विनेगर में होता है, सॉल्ट में होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि विनेगर जो है वो ज़्यादातर गालिबन एसिडिक नेचर का होता है, और जब एसिडिक नेचर का होगा तो वो माइक्रोब्स को सप्रेस कर देगा। इसी तरह सॉल्ट होता है, सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो माइक्रोब्स को कोई एक्वस मीडियम या मॉइस्चर नहीं मिलेगा जो उनके लिए फेवरेबल हो। तो अनफेवरेबल हमने एनवायरनमेंट कॉज कर दी जिससे माइक्रोबियल स्पॉइलेज से हम बच सकते हैं। अब हम आए थे प्रिंसिपल नंबर 3, जो है कंट्रोलिंग पेस्ट। बेसिकली इसको, जो पेस्ट हमारे रोडेंट्स वगैरह हो गए, चूहे, मच्छर, कॉकरोच वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये बर्ड्स वगैरह और ये सब पेस्ट में आता है। ठीक है जी। पेस्ट से हमें बचना है तो मेथड्स क्या क्या है भाई, सबसे पहले ये है कि यूज़ एडुकेट पैकेजिंग, उसके बाद इंसुलेट द फूड स्टोरेज एरियाज, इम्प्लीमेंट पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स। बेसिकली एडुकेट पैकेजिंग यानी जो भी हमारा फूड है उसकी पैकेजिंग इस तरह की हो, इतनी अच्छी क्वालिटी की हो कि हमारा पेस्ट उसके अंदर पेनिट्रेट ना कर सके। ठीक है जी। इसके अलावा जो फूड स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हमने अपने फूड को स्टोर किया हुआ है उस जगह को भी आइसोलेट किया जाए। कहीं अगर क्रैक्स हैं, होल्स हैं तो उसको फिल किया जाए। कोई विंडो वगैरह खुली है तो उसको बंद किया जाए। इसी तरह से सॉरी, इसी तरह से अगर कहीं अगर डोर्स वगैरह नहीं है तो कहीं कुछ वो जो प्लास्टिक वाले मोटे वाले कर्टन्स होते हैं वो लगाए जाएं। इस तरह से बैरियर जो है वो क्रिएट किया जाए, तो आइसोलेट किया जाए फूड स्टोरेज एरियाज को, कहीं पे क्रैक्स, होल्स, ओपनिंग्स जो हैं वो ना हो। इसके अलावा इम्प्लीमेंट पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स, पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स जो हैं वो उसको अप्लाई किया जाए। ख़ास तौर से आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल मेथड्स का कॉम्बिनेशन करके पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से हो सकता है। इंडस्ट्रियल एग्जांपल है हेर्मेटिक ग्रेन स्टोरेज, और अगर हम होम पे देखें तो यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स फॉर सीरियल्स। ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल नंबर 4, मिटिगेटिंग फिजिकल डिटोरिएशन। फिजिकल डिटोरिएशन बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई भी फिजिकल फिनोमेना के थ्रू हमारा खाना ख़राब होने का खदशा है, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन, या बम्प्स हो गए, या मतलब लोडिंग अनलोडिंग में किसी ने धक्का दे दिया है या कुछ इस तरह से डिफॉर्मेशन हो गई है तो उससे बचाना। ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग दी प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कंडीशंस टू रिड्यूस डैमेज फ्रॉम फिजिकल फिनोमेना लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन। टेक्निक्स क्या क्या यूज़ हो सकती हैं? एक टेक्निक यूज़ हो सकती है वैक्यूम सीलिंग। ठीक है, वैक्यूम सीलिंग में आप तमाम गैसेस बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा ये है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। कंट्रोल एटमॉस्फेयर की एग्जांपल है जैसे आपके ट्रांसपोर्ट में वो वाले टैंक्स या ट्रांसपोर्ट वो वाली यूज़ हो जिसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सको, जिसमें रेफ्रिजरेंट्स अंदर हो। ठीक है, यानी अंदर कूल इन्वायरमेंट हो जो ऑप्टिमल हो हमारे फ्रूट या जो भी फूड है हमारा उसको मेंटेन करने के लिए। कंट्रोल इन्वायरमेंट या कंट्रोल एटमॉस्फेयर, खास तौर से हमारी ट्रांसपोर्ट में जो है वो एटमॉस्फेयर कंट्रोल होना चाहिए। वैक्यूम सीलिंग की हमने बात कर ली। प्रॉपर स्टैगिंग, अगर आपने देखा होगा कि आपके कार्टन्स जो होते हैं उस पे स्टैकिंग का नंबर लिखा होता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मैक्सिमम 4 5, मतलब हर उसका डिफरेंट होता है।
कि वो कितना बेयर कर सकते हैं। तो आपके कार्टन्स पे भी इसलिए लिखा होता है कि प्रॉपर स्टैकिंग किस तरह करनी है और कितने डब्बे एक के ऊपर एक मैक्सिमम आ सकते हैं, तो उसका ख्याल रखा जाए, वरना फिजिकल डैमेज हो सकता है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर फॉर फ्रूट स्टोरेज। फ्रूट फ्रूट को, अगर हमने फलों को अच्छे तरीके से स्टोर करना है, तो हमें एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर देना होगा, क्योंकि ये फ्रूट बहुत ज़्यादा पेरिशेबल है। तो उनके टेम्परेचर वगैरह का ख्याल रखना, उनके मॉइस्चर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम घर की एग्जांपल लें, तो फ्रीजिंग द लेफ्ट ओवर्स इन एयर टाइट बैग्स। हम एयर टाइट बैग्स में या कंटेनर्स में या प्लास्टिक के बॉक्सेस जिसके ऊपर सही से हम कवर कर सकें, लिड रख सकें, उसमें रखते हैं, उसके बाद फ्रीज कर देते हैं। तो ये भी एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में भी हम रखते हैं। दूसरा ये कि उसको एयर टाइट भी कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा कंक्लूजन आ चुका है कि फूड प्रिजर्वेशन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी, सेफ्टी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। By applying scientific principles, we can prevent spoilage, reduce food waste, and extend the shelf life. इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या क्या आएंगे? जैसे हमने बात की थी ना कि ऑटोलिसिस में, कि भाई हमने एंजाइम्स के रिएक्शंस को बचाना है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा पीएच देना है, कोई ना कोई टेम्परेचर ऐसा देना है, पैरामीटर इस तरह के देने हैं कि जिससे हम एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकें। तो ये हमें साइंस के प्रिंसिपल्स के थ्रू पता चलेगा कि कौन सा पीएच या कौन सा टेम्परेचर, कौन सी इन्वायरमेंट अनफेवरेबल है उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए। जैसे पेप्सिन के लिए अलग होंगी, अमाइलेज के लिए अलग होंगी। इसी तरह हर हर एंजाइम की अलग अलग जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, तो उनको हमें पढ़ना होगा। जिसके अलावा इफेक्टिव प्रिजर्वेशन टेक्निक्स इंश्योर फूड रिटेन इट्स फ्लेवर, टेक्सचर, न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड होम एप्लीकेशंस। एंड लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि थ्रू इनोवेशन एंड अवेयरनेस वी कैन मेक फूड प्रिजर्वेशन मोर सस्टेनेबल एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो विद दैट सेड, आज का हमारा अलहमदिल्ला सेशन हो गया कंप्लीट। आई एड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर क्वेश्चंस थ्रू योर चैट, एंड अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक अनाउंसमेंट मैं ये कर दूं कि सर्टिफिकेट्स जिन लोगों को चाहिए हो, तो वो लोग इंशाल्लाह अपने रजिस्ट्रेशन करा लें, वरना वैसे ये जो सेशन है ये फ्री है। गालिबा सर्टिफिकेट की कॉस्ट है 150 पाकिस्तानी रुपीज़। अगर आप लोग चाहें तो सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। वो मैंने जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो कम्युनिटी में सेंड कर दिया, व्हाट्सएप पे। As we conclude and come to the end of this insightful webinar on the principles of food processing and preservation, I would like to take a moment to express our deepest gratitude to our speaker, Mr. Mohammed Yahya Baba, for delivering such a comprehensive and thought-provoking session. Your expertise and passion for advancing food safety and sustainability have truly inspired us all. Free to please feel free to ask your questions and connect with us to the social media platforms adjacent for upcoming events and webinars. We would like to hold together with again in the upcoming sessions. Thank you all of you. Thank you, ma'am. I guess we have a question here. I'd be addressing the question first. All right. So the question we have is that what is the mode of action of sulfide or nitrate on food preservation? So basically, I'd be answering this particularly if we target sulfide. So sulfide जो है ना वो एक it is an antimicrobial agent. It inhibits the growth of microorganisms. Furthermore, sulfide is also an uh,
Sulfide also has antioxidant properties. It prevents oxidation and spoilage. And furthermore, if we talk about नाइट्रेट, सो नाइट्रेट वो भी एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है. इट इनहिबिट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ. ठीक है जी. स्पेशली जो बॉड्यूलिनम वाला वो होता है बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ को नाइट्रेट जो है वो इनहिबिट करता है. इसके अलावा नाइट्रेट फ्लेवर और कलर एनहांसमेंट में भी जो है वो काम आता है, मीट्स वगैरह में ज़्यादातर. अच्छा जी. जवाद साहब का कुछ सवाल आया हुआ है कि हाउ कैन टेम्परेचर अफेक्ट द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज नाउ अडेज. बेसिकली मिस्टर जवाद, फैक्ट्रीज़ को और इंडस्ट्रीज़ को टेम्परेचर अभी भी वैसे ही इफेक्ट करता है. जैसे मतलब जैसे मैंने बात की कि अगर हम प्रॉपर टेम्परेचर नहीं रखेंगे, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होंगी, तो फूड स्पॉइलेज हो सकता है, फूड कंटेमिनेट हो सकता है. ठीक है जी. इसी तरह टेम्परेचर में अगर फ्लक्चुएशंस हैं, तो अगर हमारे कोई चिलर्स हैं या इस तरह से इक्विपमेंट है, तो उसकी इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस में जो है ना उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, जिससे क्या होगा कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हमारा ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा होगा, डाउन टाइम बढ़ जाएगा. और इस तरह से मामला हो सकता है. बाकी अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती हैं, तो एक और मसला ये हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में, उसके टेक्सचर में, फ्लेवर में, अपीयरेंस में जो है वो मसले मसाइल जो है वो आ सकते हैं. और बेसिकली यही बात है. अच्छा जी, एक सवाल आया हुआ है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सल्फाइड एंड नाइट्रेट. So basically, giving it short, sulfite has a limitation that uh, sulfite can leave toxic residues in food. Number one. Number two, it can impart unpleasant flavors. ठीक है जी. एंड अगर हम बात करते हैं नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट हैज़ पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स. एंड it can also leave toxic residues in the food, or basically, it has a very limited antimicrobial spectrum. Nitrates are not effective against all type of microbes. ठीक है जी. So इसीलिए nitrates should be used in a certain amount, जो हमें रेगुलेशन अथॉरिटीज़ देती हैं उसके अंदर ही रहते हुए हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए.
So thank you all of you for your thoughtful questions. You have made the session enriched. Thanks a lot, Sir Mohammad Yahya Baba, for your insightful knowledge and the practical tools you have shared with the audience. Thanks a lot, all of you. We are looking forward to have you in the upcoming events under the form of GFSS. Please take care of yourself. Fi Amanillah. Thank you so much, Sir Mohammad Yahya Baba. Thank you, ma'am. All right, so this is me, Abba, signing out. This is me, and I hope you all had a great, insightful session, had a fruitful time here, and I hope to see you all in another session, inshallah, with GFSS. So, with that said, this is me, Abba, signing out. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.